मायावती और उनके भाई के ऊपर कई आरोप लग रहे हैं। उसके बाद मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस सीधे अभी चलती की हो रही हार से दुखी व परेशान होकर अब इस पार्टी व इनकी केंद्र की सरकार के लोग अपनी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके जो बीएसपी व इसकी सर्वोच्च नेतृत्व की छवि को खराब व धूमिल करने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। तो उससे खासकर यहाँ उत्तर प्रदेश की जनता को सावधान करने के लिए बुलाई गई है। और इस संबंध में यहाँ मैं ये कहना चाहूँगी कि कल बीजेपी द्वारा, यानी कि जब मेरी प्रेस खत्म हो गई थी, कितने परेशान हुए होंगे, इनको नींद नहीं आई होगी मेरी प्रेस को सुनने के बाद। ये मेरी प्रेस के बाद का रिएक्शन है और ये शुभ संकेत है बीएसपी के लिए। और इस संबंध में यहाँ मैं ये कहना चाहूँगी कि कल बीजेपी द्वारा मैनेज किए गए कुछ चैनलों, मैं सबकी नहीं बात कर रही हूँ, कहीं आप लोग बिदक जाओ और इस संबंध में यहाँ मैं कहना चाहूँगी कि कल बीजेपी द्वारा मैनेज किए गए कुछ चैनलों व कुछ अखबारों आदि में जिन पर बीजेपी के ही बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों का ही पैसा लगाया हुआ बताया जाता है, उनके जरिए, यानी कि जो चैनलों में कुछ अखबारों में जो खबर मिली है, उनके जरिए मिली जानकारी के मुताबिक बीएसपी द्वारा बैंक में जमा कराई गई धनराशि के बारे में मेरा ये कहना है, जिसको उन्होंने बड़ा चढ़ा के दिखाया है, तो उनके जरिए मिली जानकारी के मुताबिक बीएसपी द्वारा बैंक में जमा कराई गई धनराशि के बारे में मेरा ये कहना है कि बीएसपी ने अपने नियमों के मुताबिक ही चलकर, ध्यान देने की बात है, बीएसपी ने अपने नियमों के मुताबिक ही चलकर अपनी एकत्रित हुई धनराशि को एक रूटीन प्रक्रिया के तहत ही वह हमेशा की तरह ही इसे बैंक में जमा कराया है। और इस संबंध में मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि पूरे देश से हमारे लोग जो पार्टी की मेंबरशिप बनाते हैं, तो पूरे देश भर से जो पैसा आता है तो वो छोटे नोट लेके नहीं आते हैं, उनको हवाई जहाज से आना होता है, उनको रेलगाड़ी से आना होता है। दूर दराज के जो राज्य हैं तो वो लोग बड़े नोट करा के, नोटबंदी तो अब हुई है, तो बड़े नोट करा के तब वो उनको लाने में भी आसानी होती है, तो उसको वो लेकर आते हैं, बड़े नोट लाते हैं, उनको वो दफ्तर में जमा करा देते हैं। तो स्वाभाविक है। और आपको ये भी मालूम है, ये मैं बता देना चाहती हूँ कि ये जो पैसा आया तो अगस्त के आखिर से लगभग 31 अगस्त से मैं लगातार उत्तर प्रदेश में रही हूँ और ये पैसा उसी दौरान उसके आसपास आया था। पूरे देश भर से हमने के इलेक्शन को ध्यान में रखकर ये पैसा इकट्ठा करो मेंबरशिप का, तो लाने में भी आसानी होती है बड़े नोट को, मतलब। तो उस समय कोई नोटबंदी तो हुई नहीं थी, लेकिन मैं 21 अगस्त से लेकर लगातार अगस्त के महीने में, 21 अगस्त के बाद और सितंबर में और नवंबर में भी, आधे नवंबर तक मैं उत्तर प्रदेश में रही हूँ, मैं दिल्ली नहीं जा सकी। तो लेकिन इस दौरान जो ये धनराशि इकट्ठा हुई तो मैंने अपने दफ्तर वालों को ये बोला कि थोड़ा इंतजार करो। तो मैं जब दिल्ली आती हूँ तो पूरा हिसाब किताब मैं भी एक बार चेक कर लूँगी कैशियर के साथ बैठ के, जो हमारा ट्रेजरर है, तो तब इसको बैंक में जमा करना चाहिए। इत्तेफाक से इसी दौरान ये नोटबंदी का डिसीजन आ गया। मैं इधर ही थी लखनऊ में, तो जब ये आ गया तो जब मैं दिल्ली गई हिसाब किताब चेक किया
तो स्वाभाविक है कि हमारे लोग कोई छोटे नोट तो लेके आते नहीं है, क्योंकि लाने में भी उनको छोटे नोट को लाने में दिक्कत होती है। बड़े नोट करा के वो चाहे बैंकों से कराएं चाहे अपने साथियों से एक्सचेंज कर ले, तो वो लेकर आते हैं। जब वो उसको लेकर आए, लेकिन इसी बीच में नोटबंदी का ये डिसीजन आ गया, तो ये तो पार्टी का पैसा है। तो जब पार्टी का पैसा है और हमारे दफ्तर में जमा है, तो उस पैसे को क्या हम फेंक देंगे क्या? लोगों ने इकट्ठा किया है, तो और उस पैसे को हमने कोई हेराफेरी करके नहीं, हमने उस पैसे को ईमानदारी निष्ठा से, पूरा हमारा एक एक पैसे का हिसाब है, तो उसको पूरी ईमानदारी निष्ठा से तो उस पैसे को जमा कराया है। मैं फिर इस बात को दोहराना चाहती हूँ कि बीएसपी ने अपने नियमों के मुताबिक ही चलकर अपनी एकत्रित हुई धनराशि को एक रूटीन प्रक्रिया के तहत ही वह हमेशा की तरह ही इसे बैंक में जमा कराया है, जिसे ये लोग बीजेपी के इशारे पर चलकर, ये जो कल कुछ चैनल और मीडिया ने जो भी कुछ दिखाया, अखबारों ने जो भी आज पढ़ने के लिए मिला है, जिसे ये लोग बीजेपी के इशारे पर चलकर बीएसपी की छवि को खराब व धूमिल करने के लिए जानबूझकर इसे तोड़ मरोड़कर काफी गलत तरीके से प्रदर्शित कर रहे हैं। यह अच्छी बात नहीं है। जबकि इसी दौरान बीजेपी सहित अन्य और पार्टियों ने भी अपना पैसा जमा कराया है। जबकि इसी दौरान बीजेपी सहित अन्य और पार्टियों ने भी अपना पैसा बैंकों में जमा कराया है, लेकिन उनकी चर्चा तक भी नहीं होती है और ना ही उनकी खबरें मीडिया आदि में दर्शाई जाती है। तो ये सब इनकी दलित विरोधी मानसिकता नहीं है तो और क्या है? और वैसे भी ये बात सर्वविदित है कि देश में खासकर दलित विरोधी मानसिकता रखने वाली भारतीय जनता पार्टी व अन्य जातिवादी मानसिकता रखने वाले लोग ये कतई भी नहीं चाहते हैं कि यहाँ एक दलित वर्ग की बेटी के हाथों में केंद्र व आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की राजनीतिक सत्ता की मास्टर चाबी आए और फिर इस चाबी के जरिए वह देश के लगभग 90% गरीबों व मेहनतकश एवं मध्यम वर्गीय लोगों को, जो इस समय केंद्र में बीजेपी व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार के नोटबंदी के बिना पूरी तैयारी के लिए गए फैसले से अभी तक भी हमें भारी कष्ट झेलते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसी इस 90% जनता के विकास व उत्थान के लिए वह कार्य करे, एक दलित की वर्ग की बेटी कार्य करे, ये उन्हें अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि इससे फिर इनका व इनके बड़े बड़े उद्योगपतियों व धन्ना सेठों का पूंजीवाद का राज खत्म हो जाएगा, जो अभी तक भी हमें इनके नोटबंदी के राज में बिल्कुल भी परेशान होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, जो इनके बड़े बड़े धन्ना सेठियां हैं, बड़े बड़े पूंजीपति लोग हैं। इसके साथ साथ यहाँ मैं खासकर बीजेपी व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को ये भी कहना चाहती हूँ कि यदि इनमें थोड़ी सी भी सच्चाई व ईमानदारी है तो इनको फिर बीएसपी के बैंक में जमा कराए गए धन को उजागर करने के साथ साथ अपनी खुद की पार्टी के भी 8 नवंबर से पहले के 10 महीने का और साथ ही 8 नवंबर के बाद के दौरान के भी बैंक में जमा किए गए धन के साथ ही अन्य और बड़े बड़े कार्यों में भी इस्तेमाल किए गए धन को भी जरूर उजागर करना चाहिए। यदि थोड़ी सी भी इनमें ईमानदारी है, सच्चाई है, जिस पर ये लोग अभी तक भी चुप्पी साधे हुए हैं,
जबकि ये बात मैंने पार्लियामेंट के अंदर भी कही, पार्लियामेंट के बाहर भी कही, और जब यहाँ मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो यहाँ पर भी मैंने शुरू में ये बात डिटेल में रखी थी। लेकिन जिस पर ये लोग अभी तक भी खामोशी साधे हुए हैं, चुप्पी साधे हुए हैं, कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन इससे इनकी खासकर बीएसपी के प्रति जातिवादी मानसिकता के साथ साथ इनकी राजनीतिक द्वेष की भी भावना साफ प्रदर्शित होती हुई हमें नजर आती है। इसके साथ साथ यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि मान्यवर श्री कांशीराम जी के देहांत के बाद मेरी देखभाल व सेवा के लिए मेरे पास रह रहे मेरे छोटे भाई श्री आनंद कुमार के परिवार ने भी, जो पिछले कई वर्षों से अपना खुद का कारोबार कर रहे हैं, उनसे भी मिली जानकारी के मुताबिक मेरा ये कहना है कि उन्होंने भी आयकर विभाग के नियमों के तहत ही बैंक में अपनी धनराशि जमा कराई है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है जिसको ये बवंडर बनाए हुए और बीच बीच में दिखाते रहते हैं बार्गेन करने के लिए। लेकिन फिर भी इन सबको बीजेपी व केंद्र की सरकार के लोग कुछ चैनलों व कुछ अखबारों में एक सोची समझी राजनीतिक साजिश के तहत ऐसे प्रदर्शित करा रहे हैं, इसको कल से ऐसे प्रदर्शित करा रहे हैं जैसे ये धनराशि काले धन व भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई है, जिसकी बीएसपी कड़े शब्दों में निंदा भी करती है। इसके साथ साथ खास सूत्रों से ये भी जानकारी मिल रही है, मुझे कुछ खास सूत्रों से ये भी जानकारी मिल रही है कि बीएसपी में जो भी प्रभावशाली लोग हैं उन्हें भी शिथिल करने के लिए उन पर भी बीजेपी व इनकी केंद्र की सरकार के लोग अपनी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके उन्हें भी परेशान कर सकते हैं। और मेरी जानकारी में आया कि कुछ लोगों को ये परेशान कर भी रहे हैं, किंतु इससे भी इनको रत्ती भर भी लाभ मिलने वाला नहीं है। और इतना ही नहीं है, बल्कि बीएसपी को राजनीतिक नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से एक सोची समझी साजिश के तहत ही जब भी देश में लोकसभा व खासकर उत्तर प्रदेश में विधानसभा का आम चुनाव होता है तो तब भी केंद्र की सत्ताधारी पार्टी और खासकर भारतीय जनता पार्टी के लोग अक्सर ताज प्रकरण मामले को भी ऐसे मीडिया में इसे प्रदर्शित ये लोग कराते हैं या करते हैं जैसे इसमें बीएसपी की मुखिया ने बहुत बड़ा घोटाला किया है। आप लोगों को मालूम है, जब भी इलेक्शन होता है तो ये ताज प्रकरण के गुणगान गाने लग जाते हैं। अभी पिछले 2-2.5 महीने से बीजेपी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है श्री अमित शाह, मेरे ख्याल कितना चिल्ला चिल्ला के बोलता है ताज प्रकरण, ताज प्रकरण, ताज प्रकरण बोलता ही रहता है। अब उनकी सरकार है सेंटर में, उनको सब देख लेना चाहिए कि मामला है क्या। चलो नहीं भी है तो मैं उनको फिर आज बता देना चाहती हूँ। हालांकि हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी ने इस बात को कई बार बताया भी है मीडिया में, लेकिन फिर भी मैं समझती हूँ कि हो सकता हो श्री अमित शाह उस समय मेरे ख्याल सो रहे हो, उनको ना मालूम हो, ना सुना हो श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी की बात को। लेकिन फिर भी अभी तो मैं समझती हूँ कि शायद हो सकता जाग रहे हो, और नहीं जाग रहे हो तो आप लोग जगा देना कल इसको उस पेपरों में देकर और या चैनल में दिखाकर इसको। जबकि इस मामले में सच्चाई ये है, ताज प्रकरण मामले में, कि ताज कॉरिडोर का प्रोजेक्ट ही कुल 175 करोड़ रुपए का पारित हुआ, जिसमें से केवल 17 करोड़ रुपए का ही कार्य बीएसपी के शासनकाल में हुआ है, और ये कार्य भी केंद्र सरकार की एक संस्था द्वारा किया गया था।
और जब ये कार्य हुआ तो तब उस समय केंद्र में भाजपा की ही सरकार थी। जबकि इस ताज कॉरिडोर के मामले में बीएसपी सर्वोच्च नेतृत्व का किसी भी प्रकार का कोई भी संबंध दूर दूर तक नहीं रहा है और इस प्रकरण की फाइल एक बार भी मेरे समक्ष किसी भी आदेश को पारित करने के लिए नहीं रखी गई थी। और इसके साथ ही इस प्रोजेक्ट के संबंध में ना मेरे द्वारा कोई आदेश निर्गत हुए हैं और ना ही इस मामले की फाइल पर कहीं पर भी मेरे हस्ताक्षर हुए हैं। और यदि इस प्रकरण में, मैं ये भी कहना चाहती हूँ, और यदि इस प्रकरण में उस दौरान कोई भी घपला आदि किया गया है तो वह तत्कालीन भाजपा की केंद्र की सरकार व उसकी संस्था द्वारा ही किया गया माना जाएगा। लेकिन फिर भी उसको हाईलाइट करते रहते हैं। जब भी चुनाव होता है, चाहे लोकसभा का हो चाहे वो विधानसभा का हो, लेकिन इन सब से इनकी दलितों के प्रति आज भी हीन व जातिवादी मानसिकता साफ झलकती है। और अब इनकी इन सब हरकतों, साजिशों व हथकंडों से ये बात भी जरूर स्पष्ट हो जाती है कि उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा आम चुनाव में सन 2007 की तरह ही फिर से अब यहाँ बीएसपी की ही पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के लिए जा रही है, जिससे अर्थात सन 2000 जिसमें यानी कि अर्थात सन 2007 में भी इन्होंने मेरे खुद के व मेरे भाई बहनों एवं नजदीकी रिश्ते नातों आदि के विरुद्ध भी इससे भी कई गुना ज्यादा घिनौनी हरकतें की थी सन 2007 में। सन 2003 से लेके 7 तक ये आप लोगों के सामने है सब ये। और उस समय सेंटर में बीजेपी की सरकार थी, इससे भी ज्यादा कई गुना घिनौनी हरकतें की थी। अर्थात इससे खासकर, लेकिन ऐसा करके इनको मिलने वाला कुछ नहीं है। तो इससे खासकर बीजेपी एंड कंपनी के लोगों को सन 2007 की तरह ही इस बार भी, लेकिन इससे खासकर बीजेपी एंड कंपनी के लोगों को फायदा कम और नुकसान ज्यादा होगा। और इसका आप लोगों के सामने मैं फिर इस बात को दोहराती हूँ, और इसका आप लोगों के सामने जीता जागता उदाहरण सन 2007 का उत्तर प्रदेश का हुआ विधानसभा आम चुनाव है, जिसमें केंद्र में रही पूर्व की बीजेपी की सरकार ने ही मेरे खिलाफ बनाए गए जबरन आय से अधिक संपत्ति के मामले को फिर इस सन 2007 के हुए विधानसभा आम चुनाव में इसे मुख्य चुनावी मुद्दा बनाया था, जिसे उत्तर प्रदेश की जनता ने नकार कर, रिजेक्ट करके यहाँ फिर से बीएसपी की ही फिर सन 2007 में इसका मुझे इतना तकड़ा लाभ मिला कि पहले हमको कभी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं मिलती थी, लेकिन फिर सन 2007 में उत्तर प्रदेश की जनता ने इनके इन सब आरोपों को नकार के यहाँ फिर बीएसपी की अकेले ही पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी सन 2000। बड़ी बात यह है कि मायावती ने सीधे सीधे ये कहा है कि बीजेपी और अन्य पार्टियों ने भी पैसा जमा कराया है, वो भी इसका डिटेल दें। और दूसरी बड़ी बात, मायावती का ये कहना है कि बीएसपी को ने अपने नियमों के मुताबिक पैसा इकट्ठा किया और जमा कराया। सवाल यह है कि क्या ये नियम देश के कानून के दायरे में आते हैं? तो बैंक में मिले 104 करोड़ रुपए मायावती के एकाएक हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई सवाल उन्होंने खड़े कर दिए। सीधे सीधे कहा कि मेरे अलावा और भी पार्टियों ने पैसा जमा कराया है, वो भी अपना डिटेल दे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती। मायावती ने यह भी कहा कि यह दलित विरोधी मानसिकता है और यह भी कहा कि जो भी पैसे आए हैं या इकट्ठा किए गए या जमा किए गए वो बीएसपी के नियमों के मुताबिक